Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड में एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत बेसिक है अगर आप सीपीसी पढ़ते हैं, और खास तौर पे जो सिविल सूट्स होते हैं उनके लिए आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि प्लेंट का क्या मतलब होता है। तो क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेंट, क्या इसके पर्टिकुलर्स होते हैं, व्हाट आर इट्स पर्टिकुलर, एंड डिस्कस द ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। यानी अगर कोर्ट या जज हैं अगर किसी की प्लेंट जो है कंप्लेंट जो है वो रिजेक्ट कर देती हैं तो आपके पास क्या रीजंस है, बेसिकली क्या रिजेक्शन के ग्राउंड्स होते हैं जब वो प्लेंट स्टार्टिंग में ही रिजेक्ट हो जाती है। देखिए किसी भी सूट की जो स्टार्टिंग होती है वो प्लेंट से होती है ना। तो आपके पास सबसे पहले समझना जरूरी है कि प्लेंट क्या होता है, उसके पर्टिकुलर्स क्या होते हैं और किन ग्राउंड्स पे उन्हें रिजेक्ट किया जाता है। हमने एक वीडियो में रिटर्न स्टेटमेंट भी बताई है जो कि प्लेंट का रिप्लाई होता है, राइट। पर किसी भी केस की जो स्टार्टिंग होती है, जो बेसिक स्टार्टिंग है वो प्लेंट से होती है। होता क्या है, स्टार्ट कब होता है प्लेंट, एक्चुअली में मान लीजिए यहाँ पर एक ए पार्टी है और ये आपके पास एक्स पार्टी है। एक्स ने ए का कोई राइट एक्सप्लॉइट करा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी चीज है आपके पास, जैसे मान लीजिए कि एक्स अगर वाइफ है तो जो एक्स है वो हस्बैंड है और वाइफ जो है प्लेन डाल रही है कि जो हस्बैंड है वो मेरे साथ मारपीट करता है और इसके अलावा मुझे घर खर्च नहीं देता है और टाइमली घर पर नहीं आता है। तो ये वो अपना एक्विजिशन लगा रही है अपने हस्बैंड के खिलाफ। इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक्स एक टीनेंट था आपके पास और ए जो है यहाँ पर लैंडलॉर्ड है और लैंडलॉर्ड जो है कंप्लेन कर रहा है अपने टीनेंट के खिलाफ, एक्विजिशन लगा रहा है, चार्ज लगा रहा है कि जो मेरा टीनेंट है वो मुझे रेंट नहीं दे रहा समय पर और मुझे धमकी भी दे रहा है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लूंगा या मैं अनऑथराइज्ड उस पर कंस्ट्रक्शन कर लूंगा। तो इस तरीके से जब कोई एक पार्टी होती है जिसका कोई राइट बनता है, जैसे कि अगर मान लीजिए अपने वाइफ की बात करी तो वाइफ का पूरा राइट है कि हस्बैंड से उसको पूरा जो है अपना घर खर्च मिलना चाहिए और जो भी रिस्पेक्टफुल चीजें हैं वो होनी चाहिए। इसके अलावा लैंडलॉर्ड का ये राइट है कि वो अपने टीनेंट को जब एक पीरियड फिनिश हो जाता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को विकेट करने के लिए बोल सकता है, खाली करने के लिए बोल सकता है या फिर टीनेंट से प्रॉपर्ली रेंट मांग सकता है। और अगर यहाँ पर कोई भी डिफेंडेंट है, यहाँ पर जो पार्टी की हम बात करेंगे ये डिफेंड करेगी, तो सबसे पहले एक पार्टी होती है जिसका राइट जो होता है उसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। यानी जो राइट है उसको कोई ना कोई पार्टी तोड़ रही होती है। जैसे यहाँ पर हमने बोला वाइफ का राइट हस्बैंड यहाँ पर एक्सप्लॉइट कर रहा है या तोड़ रहा है, या फिर लैंडलॉर्ड का जो राइट था उसकी प्रॉपर्टी पर टीनेंट उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट पार्टी है ये सबसे पहले एक्विजिशन लगाएगी, चार्ज लगाएगी किसी पार्टी पर, और उस डॉक्यूमेंट को, जिस डॉक्यूमेंट में वो सारे चार्ज और सारे एक्विजिशन लिखेगी, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, प्लेंट बोला जाता है, राइट। और जो पर्सन प्लेंट दायर करता है उसको बोलते हैं प्लेंटिफ, राइट। यहाँ पर वाइफ प्लेंटिफ हो सकती थी या लैंडलॉर्ड आपके पास प्लेंटिफ हो सकता था, ठीक है। और जिस पार्टी के अगेंस्ट जो है वो लगाया जाते हैं एक्विजिशन या चार्ज लगाए जाते हैं या जो भी जो कंप्लेंट लगाई जाती है, उन पार्टीज को यहाँ पर बोला जाता है डिफेंडेंट। यानी उन्हें अपने आप को क्या करना है, डिफेंड करना है कि हमें जो एक्विजिशन लगाए गए हैं, हम पर जो चार्ज लगाए हैं वो गलत है। और इसके लिए वो रिप्लाई में, प्लेंट की रिप्लाई में एक लीगल डॉक्यूमेंट दायर करते हैं जिसे रिटर्न स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसमें हमने अलग से वीडियो बनाई है, पर अभी फिलहाल हम प्लेंट के बारे में जानेंगे। तो एक तरीके से किसी भी सूट की जो स्टार्टिंग होती है, यानी जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या हो गया, आपके पास प्लेंट हो गया। यानी कोई भी जो पर्सन है जिसका राइट जो है कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हुआ है या राइट जो है वो कहीं ना कहीं लीगल राइट या फिर कोई भी जो उसका फंडामेंटल राइट है अगर उसका एक्सप्लॉइट हुआ है या तोड़ा गया है, तो वो दूसरी पार्टी के खिलाफ जब सूट दायर करने का पहला डॉक्यूमेंट फाइल करती है कोर्ट में, वो जो पहला डॉक्यूमेंट है उसे क्या बोला जाता है, प्लेंट बोला जाता है। तो देख सकते हैं प्लेंट का मीनिंग क्या लिखा है हमने, प्लेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ एन एक्विजिशन और अ चार्ज ऑफ ऑफेंस बाय फाइलिंग व्हिच द प्लेंटिफ पुट्स द लॉ इनटू मोशन इन अ सूट। यानी कानून को मूव करा देता है सूट के तौर पर, और ये पहला स्टेप कौन लेता है, प्लेंटिफ। और वो पहला डॉक्यूमेंट कौन सा होता है जहां से सूट की स्टार्टिंग होती है, दैट इज व्हाट, प्लेंट। तो प्लेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें एक्विजिशन लगाए जाते हैं, चार्ज लगाए जाते हैं, यानी जो भी आरोप लगते हैं प्लेंटिफ के द्वारा डिफेंडेंट के अगेंस्ट, वो सारे जो आरोप हैं वो इसमें मेंशन करे जाते हैं कि प्लेंटिफ जो है एक अपना लीगल राइट या रेमेडी मांग रहा है कोर्ट से कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस कराया जाए, या वाइफ मांग रही है कि मुझे अपना घर खर्च जो है वो प्रॉपरली मेरे हस्बैंड से दिलाया जाए।
तो आई होप व्हाट इज प्लेंट इट इज क्लियर। अब इसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स होते हैं, यानी प्लेंट जब बनती है तो उसमें किन किन चीजों का होना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेंट होती है उसमें नेम ऑफ द कोर्ट, यानी किस कोर्ट में आप ये प्लेंट दायर करने जा रहे हैं उसका कोर्ट होता है। जो भी कोर्ट का नाम होगा, जिस प्लेस पर होता है उस प्लेस का नाम भी लिखा होता है। फिर सेकंड नंबर पर जो प्लेंटिफ है उसका नाम, उसके फादर का नाम, उनकी रहने की जगह और ऑक्यूपेशन क्या है प्लेंटिफ का। अगर एक प्लेंटिफ है तो एक प्लेंटिफ, अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ है, कंप्लेनेंट एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो लैंडलॉर्ड है वो एक से ज्यादा है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो माँ बाप हैं अपने बच्चों के खिलाफ जो है सूट दायर कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हमें घर से निकाल रहे हैं, हमने उनके नाम पे करा दिया। ऐसे भी बहुत सारे केसेस आजकल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास जो प्लेंटिफ है वो मदर और फादर दो प्लेंटिफ हो गए, या अगर लैंडलॉर्ड दो भाई हैं तो वो प्लेंटिफ दोनों हो गए, ठीक है। या कोई प्रॉपर्टी थी जिसको दो जनों ने पार्टनरशिप में खरीद रखा था, उसमें टीनेंट ने कब्जा कर रखा है, तो यहाँ पर दोनों जो पार्टीज होंगी, दोनों एक्विजिशन लगा रही हैं टीनेंट के खिलाफ, तो वो दोनों प्लेंटिफ हैं। तो नेम, एड्रेस यानी पूरी डिटेल जो है प्लेंटिफ की वो आपके पास प्लेंट में होनी चाहिए। इसके अलावा जो जिसके खिलाफ आप केस कर रहे हैं वो डिफेंडेंट का नाम, उसका ऑक्यूपेशन, उसका रेजिडेंट, उसका फादर नेम, उसके बारे में जो पूरी डिस्क्रिप्शन है और जितने भी नंबर ऑफ डिफेंडेंट्स हैं उनके अगेंस्ट में आप वो सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे अपनी प्लेंट के अलावा अंदर। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपने लिख दिया, नेम ऑफ द कोर्ट यानी कहां पर आपका सूट दायर होगा, कौन कौन प्लेंटिफ है यानी कौन रिलीफ मांग रहा है, किसके अगेंस्ट आप रिलीफ मांग रहे हो, किसने आपके राइट जो है वो ब्रीच करे हैं, उनके अगेंस्ट आप सूट दायर कर रहे हो। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन को सिंपल शब्दों में आप रीजन बोल सकते हो, क्या रीजंस हैं किस वजह से आप ये प्लेंट दायर कर रहे हो, वो सब रीजंस, वो सब एक्विजिशन, वो सब चार्ज आपको मेंशन करने हैं अपनी प्लेंट के अंदर। फिर जो सबसे जरूरी स्टेटमेंट होती है प्लेंट के अंदर कि वाकई में जिस कोर्ट में आप ये सूट दायर कर रहे हैं उसकी जुरिस्डिक्शन पड़ती है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे कोर्ट में अपनी सूट डाल देते हैं जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं पड़ती तो वो जो डिक्री आती है उसकी मान्यता नहीं रहती। इसके अलावा जो भी फैक्ट आपको लगता है कि अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट माइनर है या अनसाउंड माइंड है तो उन फैक्ट्स के बारे में बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी प्लेंट के अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप क्या रेमेडी मांग रहे हैं, यानी आप कंपनसेशन मांग रहे हैं तो बताइए, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पर वापस कब्जा मांग रहे हैं तो वो बताइए। अभी जैसे वाइफ के केस में हमने बताया कि वो अपनी मांग रही है कि घर खर्च मुझे मिलना चाहिए, तो वो रेमेडी हो गई। तो क्या रेमेडी आप मांग रहे हैं वो रिलीफ भी आपको प्रॉपर्ली अपनी प्लेंट में मेंशन करना है। फिर आपने जो कोर्ट फीस पे करी है उसके बारे में भी पूरी डिटेल होती है। इसके अलावा अगर आप कोई अमाउंट ऑफ क्लेम्स आप चाह रहे हो तो वो क्लेम भी आपको अपनी प्लेंट में मेंशन करने जरूरी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका जो खास तौर पे जो ये सूट है, जो प्लेंट है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर है, यानी लैंड, बिल्डिंग्स वगैरह को लेकर है जो मूव नहीं करती हैं, तो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पूरी डिटेल जो है अपनी प्लेंट में लिखनी है, राइट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसी चीज को थोड़ा सा और दूसरे शब्दों में देखें कि क्या एसेंशियल्स होते हैं प्लेंट्स के, तो हम आपको एसेंशियल्स बताते हैं। तो जब प्लेंट बनती है तो सबसे पहले प्लेंट के ऊपर हेडिंग डाली जाती है कि ये प्लेंट किस रिस्पेक्ट में है, यानी कॉज ऑफ एक्शन यानी रीजन ऑफ द प्लेंट। ये फॉर्मेट हो गया एक तरीके से, आप फॉर्मेटिंग देख रहे हो एक प्लेंट की, आप एसेंशियल भी बोल सकते हो। फिर सेकंड नंबर पर डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज डाली जाती है। आप जब भी प्लेंट का फॉर्मेट देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हेडिंग आती है, रीजन ऑफ प्लेंट, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज होती है, कितने नंबर ऑफ प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ का नाम, फादर नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, डिफेंडेंट की डिटेल आती है पूरी की पूरी, उनके नाम, उनकी ऑक्यूपेशन, यानी आपके पास सेकंड नंबर पे डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टी को लिखा जाता है। उसके बाद बॉडी ऑफ द प्लेंट आता है जिसमें आप एक एक करके पैराग्राफ बनाकर कॉज ऑफ एक्शन को मेंशन करना शुरू कर देते हैं। एक एक पैराग्राफ आना शुरू हो जाता है, 1 पैरा, 2 पैरा, 3 पैरा, और आप अपने कॉज ऑफ एक्शन को लिखना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग होती है, राइट, जिसमें आपने रीजन लिखा है, जैसे कि आप कोई लेटर लिखते हैं तब भी होता है। फिर डिस्क्रिप्शन होती है पार्टीज की, जिसमें आप प्लेंटिफ के बारे में भी पूरी डिटेल डालते हो, डिफेंडेंट के बारे में भी पूरी डिटेल होती है। फिर जो बॉडी होती है उसमें मेनली आप क्या मेंटेन करते हो, कॉज ऑफ एक्शंस। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी प्लेंट के अंदर कि आप क्या रिलीफ मांग रहे हो, क्या रेमेडी मांग रहे हो, क्या आप प्रॉपर्टी वापस चाहते हो, क्या आप पैसा चाहते हो, या आप कोई पर्टिकुलर एक्ट चाहते हो उस पर्सन से करवाना, तो आप क्या रिलीफ मांग रहे हो। एंड लास्ट वेरिफिकेशन, यानी जो प्लेंट है उस पर सिग्नेचर होती हैं प्लेंटिफ के, जो भी ऑथोराइज प्लेंटिफ हैं उनके सिग्नेचर होते हैं और वो वेरीफाइड करते हैं कि जो भी इस प्लेंट में लिखा हुआ है इन सभी बातों से हम एग्री करते हैं। तो वेरिफिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमने ये समझ लिया कि प्लेंट में क्या पर्टिकुलर्स होते हैं और कैसा उसके एसेंशियल्स होते हैं, उसका फॉर्मेट कैसा होता है। अब आपके पास हम बात करेंगे किन ग्राउंड्स पे प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है इनिशियल स्टेज पर ही। तो ये ऑर्डर 7 रूल 11 में आपके पास इसको लेकर जो है प्रोविजंस हैं। तो क्या प्रोविजन है, सबसे पहली बात
प्लेंट में प्रॉपरली कॉज ऑफ एक्शन ही मेंशन नहीं है। देखिए अगर कॉज ऑफ एक्शन ही मेंशन नहीं है तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ही तो होता है कि आप किस रीजन से प्लेंट डाल कर रहे हैं। अगर आपका रीजन ही अनक्लियर है, रीजन ही अनसफिशिएंट है आपके प्लेंट डालने के लिए, तो आपकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोर्ट को लगता है कि जो रिलीफ है उसको काफी अंडर वैल्यू करा गया है, यानी जो क्लेम मांगा जा रहा है, जो रेमेडी मांगी जा रही है वो बहुत ही अंडर वैल्यूड है प्लेंट के अंदर, तो भी प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप फ्रेश प्लेंट जो है वो दायर कीजिए। इसके अलावा अगर इनसफिशिएंट स्टेम्प्स हैं, यानी प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर स्टैंपिंग होनी चाहिए, कोर्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोविजंस हैं आपके पास, तो अगर इनसफिशिएंट स्टैंपिंग होगी तो भी जो कोर्ट है वो प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट है कि अगर कोई सूट बार्ड वायलो है, मतलब जिसे कानून के तरफ से ही मना कर रखा है कि इस तरीके के सूट जो है दायर नहीं करे जा सकते, या तो टाइम लिमिट हो चुकी है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हर एक केस का एक टाइम लिमिट होता है। एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए चेक बाउंस हो जाता है तो 15 दिन के अंदर आपको उस पर जो है वो सूट दायर करना है, एक एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं। और अगर 15 दिन के अंदर आप सूट दायर नहीं करते तो उसके बाद आपके पास बार्ड हो जाता है, लिमिट हो जाती है कि आपने उसे बियॉन्ड टाइम पे नहीं आ सकते। पर हाँ, फिर भी अगर आप कोर्ट के पास एक प्रॉपर रीजन दो तो ऐसे सूट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ऐसी प्लेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बट स्टिल जो अगर दिखने पे ही लग रहा है कि ये बार्ड बाय लॉ है, लिमिटेड जो इसका टाइम पीरियड दिया गया था उस टाइम लिमिट के अंदर इसको सूट को नहीं डाला गया, या किसी भी और रीजन से बार्ड बाय लॉ है, यानी लॉ की तरफ से मना कर दिया गया है, तो भी उस सूट को आप दायर नहीं कर सकते। इसके अलावा भी और रीजन है, देखते हैं चलिए। वेयर इट इज नॉट फाइल्ड डुप्लीकेट, देखिए आपके पास ये जरूरी है कि जब प्लेंट डाली जाती है तो उसकी 2 कॉपीज जो है वो आपको कोर्ट में सबमिट करानी है। और अगर आपने एक ही कॉपी सबमिट कराई है और उसकी डुप्लीकेट कॉपी आपने सबमिट नहीं कराई है तो भी आपकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट करी जा सकती है, राइट। तो वेयर इट इज नॉट फाइल्ड डुप्लीकेट बिकॉज 2 कॉपीज आर मस्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको रूल 9 में जो प्रोविजंस मेंशन है उसे भी आप कंप्लाई नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, जो डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं उनको लेकर अगर आप नहीं फाइल करते हैं तो भी आपकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट करी जा सकती है। एक और रीजन है कि अगर जो प्लेंट है वो ऑथराइज्ड पर्सन द्वारा साइन और वेरीफाइड नहीं करी गई तो भी आपकी प्लेंट रिजेक्ट करी जा सकती है। इसके अलावा और ग्राउंड्स भी हो सकते हैं, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है कि कोर्ट अपनी मर्जी से भी कुछ ग्राउंड्स पर आपकी जो प्लेंट है उसे रिजेक्ट कर सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग युवर क्लासेस।